नमस्कार दोस्तों। आइए, मैं अभयतोष कुमार गिरी एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष 9th कक्षा के राजनीति विज्ञान के साथ, जिस पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। आज हम लोग उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे और बहुत बेसिक से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर लोकतंत्र है क्या। जब हम ये समझ लेंगे कि लोकतंत्र क्या है, उसकी बुनियाद पे फिर हम भारतीय राजनीति को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र क्या है, इस संदर्भ में अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो निर्वाचित सरकार है वही लोकतंत्र है। तुमको कोई दिक्कत है? बोलो, तुमको जो बोलना है बोलो। एज ए स्टूडेंट तुम अपना समस्या रख सकती हो। एकदम लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, या लोगों द्वारा लोगों के लिए। बात समझो, शब्दों पे मत जाओ। सरकार कौन चुनता है? जनता, यानी हम लोग। सरकार किसके लिए होती है? जनता, यानी हमारे लिए। और सरकार किनके द्वारा चुनी जाती है? जनता, यानी हमारे लिए। तो जनता ही इसके मूल में है। सरकार हम अपने लिए चुन रहे हैं, सरकार हम ही चुन रहे हैं, और सरकार का नुमाइंदा भी हमारे ही बीच का होता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है लोकतंत्र की। अब पहला अध्याय है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। आइए इसको देखते हैं। बीच बीच में जहां आवश्यकता होगी हम विशद व्याख्या करते रहेंगे। तो अध्याय 1 पाठ का नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। एक शब्द आता है क्रमिक। विकास से तो सभी लोग परिचित हैं। विकास का क्या अर्थ हुआ, बताओ, सोचो। आज जो स्थिति है उससे कल अगर बेहतर हो रहा है, आगे बढ़ना, उससे जो आज आपने एक सीमा रेखा खींची है उस सीमा रेखा को बढ़ाना, किसी भी क्षेत्र में, वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, हर जगह विकास की संभावनाएं मौजूद है। तो लोकतंत्र का क्रमिक विकास कैसे हुआ? क्रमिक यानी कि लगातार, क्रमशः, एक के बाद एक। तो मनुष्य का भी क्रमिक विकास हुआ है। माना जाता है ना कि हम लोग क्या थे, पहले आदि मानव थे। और आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में ही 6ठा या 7वां या 8वां किसी न किसी में, और उसमें चित्र दिखाया होगा कि मानव कैसे पहले बंदरों की तरह था, फिर ऐसे थोड़ा झुक के चलने लगा, फिर थोड़ा सीधा हुआ, फिर थोड़ा सीधा हुआ। एक क्रमिक उसमें फोटो दिखाया हुआ है। मैंने जब अपने समय में पढ़ा था तो मुझे याद है। और फिर मानव सीधा खड़ा हो जाता है। तो लोकतंत्र का भी क्रमिक विकास कैसे हुआ? लोकतंत्र भी कभी पैदा हुआ होगा, फिर वो बच्चा होगा, फिर शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आया होगा, फिर किशोरावस्था में आया होगा, फिर राजनीति जवान हुई होगी, फिर राजनीति प्रौढ़ हुआ होगा, फिर राजनीति बूढ़ा हुआ होगा। तो क्या अभी लोकतंत्र बूढ़ा हो चुका है या अभी भी लोकतंत्र जवान ही है? इसमें संभावनाएं मौजूद हैं। सारी चीजें हम आगे करेंगे। तो लोकतंत्र का क्रमिक विकास यानी कि उसका क्रमवार विकास कैसे हुआ? धीरे धीरे जो एक परिपाटी चली लोकतंत्र की, वो क्रमशः कैसे चलते चलते यहाँ तक पहुंची, उसका कैसे विकास हुआ, प्रस्तुत पाठ में हम उसी का विश्लेषण करेंगे। कह रहा है परिचय। तो प्रस्तुत पुस्तक लोकतंत्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की विवेचना करती है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक, यहाँ दो शब्द आए। मेरे पढ़ाने में दिक्कत यह है कि मैं सारे शब्दों की व्याख्या ज़्यादा करता हूं तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आप लोग अगर सुनेंगे तो एक होल एंड सोल जो होता है ना, कि हाँ हम इस विषय के, इस टॉपिक के, इस अध्याय के ज्ञाता हैं, हमें अच्छी पकड़ है, हम दूसरे को भी इस बारे में समझा सकते हैं, उस तरह का आप लोगों की जो एक मन स्थिति है वो बनेगी, या आपका जो व्यवहारिक ज्ञान है उस स्तर तक पहुंच जाएगा कि आप भी दूसरों को इन चीज़ों के बारे में बता पाए। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष की विवेचना करती है, व्याख्या करती है, विश्लेषण करता है यह पाठ। तो सिद्धांतिक और व्यवहारिक से क्या समझती हो, क्या अर्थ
सैद्धांतिक। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल है ना, कि हम एक सिद्धांत पे चलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा एक नियम कानून है, हम उस नियम कानून को मानते हैं। तो दो तरह की चीजें हैं। सैद्धांतिक यानी कि हम जो पढ़ लिए कह दिए वो मेरा सिद्धांत है। हम कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, तो ये मेरा सिद्धांत हो गया, ये मेरा सैद्धांतिक पक्ष है। लेकिन अब व्यवहारिक पक्ष ये है कि क्या वास्तव में मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं कल नहीं पढ़ाना है और मैं घर में ही हूं और मैं तुमसे कहता हूं कि देखो ना, कल मुझे एक शादी में जाना है, मैं कल नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो ये मेरे सैद्धांतिक पक्ष को सूट करता है कि सैद्धांतिक पक्ष मेरा अलग हो गया और व्यवहारिक पक्ष मेरा अलग हो गया। मैं बच्चों से कहता हूं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक पक्ष मेरा यह है कि मैं खुद ही झूठ बोलता हूं। तो इसी तरह से हम लोकतंत्र के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों की चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र वास्तव में सैद्धांतिक रूप में क्या है और व्यवहारिक रूप में अभी उसको जो हम लोग देख रहे हैं। हम सबसे बड़े लोकतंत्र है, ये मालूम है ना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जो भी संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। तो कह रहा है कि इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम देखेंगे कि पिछले 100 वर्ष में किस प्रकार लोकतंत्र का विकास एवं विस्तार विश्व के ज्यादा से ज्यादा देशों में होता गया। लोकतंत्र सब जगह नहीं था, पहले क्या था, राजतंत्र था, प्रजातंत्र था। उसके बाद से कुछ राजा आए, वो डिक्टेटरशिप में भी बदला। डिक्टेटरशिप समझती हो, तानाशाही। और धीरे धीरे लोकतंत्र, अभी इसका हालिया नमूना देख सकती हो कि नेपाल में पहले लोकतंत्र नहीं था, वहां पे राजतंत्र था और राजशाही वहां हमको लगता है कि 2005 के आसपास बदली क्या, अब सन में हम कंफर्म नहीं है। दीपेंद्र सिंह था वहाँ का युवराज, उसका मर्डर वर्डर हुआ, बहुत हम लोग बच्चे थे लेकिन हम लोग को याद है। हमको लगता है कि 2005 के बाद से वहाँ लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र खत्म हो गया और लोकतंत्र आ गया। अभी वहाँ की जनता सड़कों पे है, वहाँ के लोकतंत्र में भ्रष्टाचार से वो खुश नहीं है। जैन जी की खूब बातें चली अभी कुछ दिन पहले। तो ये भी लोकतंत्र के अध्ययन के लिए एक बढ़िया सैंपल साइज है। नेपाल को आप देख सकती हो कि छोटे देश में लोकतंत्र की क्या स्थिति है और हमारे बड़े देश में लोकतंत्र की क्या स्थिति है। लोकतंत्र कहने को पाकिस्तान में भी है, लेकिन वहाँ के लोकतंत्र की क्या स्थिति है, ये कलेक्टिव रूप से आप लोग जब पढ़ेंगे समझेंगे तब वास्तव में समझ में आएगा कि लोकतंत्र क्या और इसका सैद्धांतिक पक्ष क्या, व्यवहारिक पक्ष क्या। हमारे यहाँ सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों में समानता दिख सकती है, लेकिन आप पाकिस्तान में जाएंगे तो सैद्धांतिक पक्ष व्यवहारिक पक्ष एकदम अलग हो जाएगा। और मैं अपने यहाँ की राजनीति में भी बात करूं तो भाजपा की जो पहली सरकार आई थी 96, 98, 2004 के पहले वाली सरकार तक, जो भारत में भी एक सैद्धांतिक राजनीति होती थी, जो लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष था वो ज्यादा मजबूत था। अब व्यवहारिक पक्ष ज्यादा मजबूत हो गया है, सैद्धांतिक पक्ष गौण होते जा रहे हैं। ये मेरा आकलन है, लोगों की मत भिन्नता भी हो सकती है, लेकिन मैं अपने शब्दों को जो कह रहा हूँ बीच के अध्याय में जब जरूरत पड़ेगी मैं उसको साधारण समझा दूंगा और आप मानोगे कि हाँ कैसे मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो आप देखेंगे कि आज भी विभिन्न देशों में लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और विभिन्न देशों में लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हो रही है। समझ रही हो, समाप्ति और पुनर्स्थापना मतलब कहीं कहीं जहाँ लोकतंत्र है वहाँ लोकतंत्र खत्म हो रहा है, वहाँ राजतंत्र आ गया या किसी दूसरा स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल रहा है, और कहीं कहीं फिर से उसकी पुनर्स्थापना हो रही है, यानी कि पुनः लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। अभी जो हम उदाहरण दिए वो एकदम बेस्ट था। आप बांग्लादेश देख सकती हो, आप पाकिस्तान देख सकती हो, आप नेपाल देख सकती हो, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, आप श्रीलंका देख सकती हो। सभी जगह लगभग लगभग अभी लोकतंत्र ही है, लेकिन लोकतंत्र अलग अलग तरीके से फल फूल रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना थी, उसकी सरकार हटा दी गई, शेख हसीना थी कि कौन थी याद नहीं है, ठीक है। और वहाँ अभी जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वहाँ कार्यकारी सरकार चला रहे हैं, वहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति क्या ही पूछने, आप अगर टीवी चलाओगी तो दिख ही जाएगा। वहाँ का जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है और क्रिकेटर था इमरान खान, अभी ये हवा में चर्चा है कि उसको जेल में ही मार दिया गया है, क्योंकि लगभग 1 माह से उसको किसी से मिलने नहीं दिया गया है, न उसके परिवार के सदस्यों से और ना ही उसके किसी वकील वगैरह से।
तो लोकतंत्र में तो सबको बराबर का अधिकार है ना, आप किसी से मिल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बेशक वो कैदी है, लेकिन कैदी के लिए भी तो नियम है ना कि कैदी से हम कैसे मिल सकते हैं। तो ये सब लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं, वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान संदर्भ में ये चीजें चर्चा की हैं। तो इस प्रथम अध्याय में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना से संबंधित कई उदाहरण दिए गए हैं। इसमें भी दिया हुआ है, जब हम लोग बीच में आएंगे तो इन उदाहरणों से आप समझ पाएंगे कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु विभिन्न देशों में लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा था। हमारे यहाँ लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, इसकी भी पृष्ठभूमि है, आप जानती हो। हम पहले गुलाम थे, अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते थे लगभग 1600 ईस्वी से। उसके पहले भी हमारे देश में राजशाही थी, और देश का एक जो क्या कहा जाए, समग्र देश वाला उस समय परिकल्पना नहीं था। ये राष्ट्र के प्रति जो हम लोग अभी राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना की बात कर रहे हैं, उस समय ये नहीं थी, क्योंकि हमारी बाउंड्री ही तय नहीं थी कि हम कहाँ तक किस राष्ट्र में है। सब भारत था, लेकिन अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग राजा थे, अलग अलग कुनबा था। कोई हथुआ नरेश है, तो कोई दरभंगा नरेश है, तो कोई झांसी नरेश है। तो ये छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो उस समय एक जो राष्ट्रीय चेतना का अभी जो फलक है वो नहीं था, लेकिन हम लोग उस समय राजशाही में जी रहे थे। फिर 1600 ईस्वी से लेके और 1947 तक का जो शासन काल रहा अंग्रेजों का, वो हम लोग उपनिवेशवाद के रूप में जिए। और 1947 में जो आज़ादी मिली, लोकतंत्र स्थापित हुआ, इसकी कहानी बहुत हद तक तुम जानती हो। फिर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसको बीच में भी देखेंगे। इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात आप लोकतंत्र की कुछ सामान्य विशेषताओं की भी पहचान कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, खुद भी तुम देख सकोगी, जान पाओगे आप लोग। हम यहाँ भारत के पड़ोसी राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना, पुनर्स्थापना से संबंधित कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो, जो हम कह रहे हैं वही है अंदर। अध्याय के अंत में हमने यह देखने का प्रयास किया है कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र संभव है क्या। इन्होंने एक सवाल पैदा किया है कि क्या वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र संभव है, कि पूरे विश्व में लोकतंत्र ही हो। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के स्वरूप को समझने से पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हेतु कितना संघर्ष करना पड़ा। सब जगह, पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, वहाँ भी लोकतंत्र हमारे साथ ही आया, एक दिन आगे पीछे। श्रीलंका भी, नेपाल ही एक ऐसा राष्ट्र है हमारे बगल में जो कभी गुलाम नहीं रहा। और फिर कह रहा है कि हम अपने अगल बगल के देशों को अगर देखें तो हम देख पाएंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हेतु उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा है। समय के साथ लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार पुनर्स्थापित हुई, इस हेतु दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के प्रमुख देश चिली के घटना चक्र तथा 1980 के प्रमुख देश चिली के घटना चक्र तथा 1980 के पोलैंड की घटना को देखें। 2 बार शायद लिख दिया है, हमको लग रहा है। कह रहा है कि अगर ये आपको समझना है कि लोकतंत्र की पुनर्स्थापना कैसे हुई है, तो एक दक्षिण अमेरिकी देश है चिली, वहाँ की घटना, और 1980 में पोलैंड में एक घटना घटी थी। इन दोनों को आप देखें और खुद ही अनुमान लगाएं कि क्या हुआ था। आइए देखते हैं आगे क्या है। कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली नाम का एक देश है। आयेंदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और उसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, वहाँ पे एक आयंदे नाम का व्यक्ति अपनी एक नई पार्टी, जिसका नाम सोशलिस्ट पार्टी था, खड़ा करता है। और 1970 के राष्ट्रपति चुनाव में वहाँ गठबंधन हुआ होगा, पॉपुलर यूनिटी, उसका वो नेतृत्व करता है। आयंदे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाता है। उसने मजदूरों की दशा में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार के अनेक प्रयास किए। चिली के आयंदे सरकार ने अन्य कई कार्यक्रम चलाए, जैसे बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना। जाहिर सी बात है कि जब तक एक समान वितरण नहीं होगा धन का, सुविधाओं का,
अर्थ का, तब तक समरस समाज की स्थापना तो संभव नहीं है। और एकदम समरस समाज भी हो जाए ये भी संभव नहीं है मेरे समझ से। क्या तुमको लगता है कि अगर सबको खाने पीने रहने का फ्री में मिल जाए एक ही सामान, तो फिर उस समय क्या होगा, रहेगा? तुमको अगर मुफ्त में खाने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, सब कुछ जो एकदम भौतिक सुख सुविधाएं हैं मिल जाए, तो तुम कोई काम करोगे क्या? तुमको अगर पढ़ने नहीं आना पड़े और सारी सुविधाएं ऐसे ही मुहैया हो जाए, तो तुम पढ़ने आओगी? नहीं आओगी। मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए ही काम करता है। कुछ लोग 100 में 10% लोग होते हैं जो क्या कहा जाए, मैंने स्वप्रेरित, खुद की प्रेरणा से ऐसे भी काम करते हैं कि नहीं जीवन है तो कुछ करना है। ज्यादातर लोग निकम्मे हो जाएंगे, फिर भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो समरस समाज की स्थापना जो की जरूरत है, लेकिन समरस समाज कब? जब सबका कार्य बटा हो कि आप ये कीजिए और आपको खाना मुहैया होगा, लेकिन आपको ये करना है। तो देखो यहाँ क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। ये जो आयंदे सरकार थी, इन्होंने बच्चों को मुफ्त में दूध बांटा, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटा। समझ रही ना? ऐसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, दूसरे की जमीन पे खेती करते थे, उनको खुद की जमीन दे दी। इस समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इस समय विदेशी कंपनियां देश के तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी और काफी मुनाफा कमा रही थी। चिली एक ऐसा जगह है जहाँ पे तांबा नामक जो तत्व है प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आप देखो, बिचौलिया समझती हो ना? तुम खेती करती हो, तुमने आलू का उत्पादन किया, तुम सीधे अगर मंडी में लाके बेच रही हो, तो आलू का दाम तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, मुनाफा तुम्हें ज़्यादा होगा। और आलू तुम पैदा की 5 टन, तुम बाजार में ले जाने का साधन तुम्हारे पास नहीं है, बाजार तुम्हारे यहाँ से दूर है, तो तुम क्या करोगी? चाहोगे कि औने पौने दाम में बिक जाए और कुछ थोड़ा बहुत कम ही मिलेगा। जैसे मान लो कि 12 रुपया किलो बिक रहा है, तुमको और कोई कहेगा कि 8 रुपया किलो देंगे, तो तुमको लगेगा कि मुझे भाड़ा लगेगा, ले जाऊंगा, खड़ा होऊंगा, बेचूंगा, बिकेगा नहीं बिकेगा, चलो 8 ही को इसको दे देता हूँ। लेकिन जो 8 तुमसे खरीदा वो ले जाके 12 में बेचेगा। तो तुम किसान हो, तुम्हारी लागत लगी हुई है, तुम्हारा समय लगा हुआ है, तुम्हारा परिश्रम लगा हुआ है, और तुम किलो 8 रुपया किलो बेच रही हो, तो बहुत संभव है कि 6 रुपया तक तुम्हारा उसमें कॉस्टिंग ही हो। मेहनत, तुम्हारा जो श्रम लगा है, तुम्हारा जो जमीन लगा है, उसका अगर उस रकबे का रेंट देख लिया जाए, तुम्हारे श्रम का अगर मूल्यांकन कर दे, उसमें खाद बीज और जो अन्य सिंचाई बुनाई, इसमें भी तो खर्च होता है ना, कि वो पौधा आराम से तुम्हें फसल दे पाए। तो इन सारे खर्चों को देख लिया जाए तो हमको लगता है कि 6 रुपया 7 रुपया उसकी कॉस्टिंग आ गई, तो तुम्हें कितना मुनाफा हुआ? 1 से 2 रुपया। लेकिन जो बिचौलिया था जिसका कुछ नहीं लगा, यहाँ खरीदा वहां बेच दिया, वो कितना कमाया? 4 रुपया। तो वही हाल है। तांबा का उत्पादक देश है, लेकिन तांबा वो नहीं बेच रहा था, तांबा दूसरी विदेशी कंपनियां उससे वहां खरीद के और एक्सपोर्ट कर रही हैं दूसरे दूसरे देशों में भरपूर दाम पे। तो कह रहा है कि उसकी स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इस समय विदेशी कंपनियां देश के तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा को बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में ले जाके बेच रही थी, काफी मुनाफा कमा रही थी। राष्ट्रपति साल्वाडोर आयंदे ने विदेशी कंपनियों के इन कृत्यों का विरोध किया। जाहिर सी बात है, जो देशभक्त है, जिसको लग रहा है कि मेरी देश की संपदा है, मेरे देश का धन है, और दूसरे लोग इसे मुफ्त में ले जा रहे हैं, मलाई काट रहे हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया। चिली के चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोगों तथा कई राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति के इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया एवं उनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गए। अब ये बताओ, कोई व्यक्ति तुम्हारे ही देश की भलाई की बात कहता है, और तुम्हारे देश की जो अमीर वर्ग की जनता है, जो वहाँ का चर्च है, वहाँ का जो जमींदार है, और कई राजनीतिक दलों का अपना अपना एजेंडा होता है। हो सकता है कि जो वहाँ से विदेशी कंपनियां ले जा रही हों, उसमें उनका कहीं ना कहीं शेयर हो, या उसमें वो लोग लगे हुए हों, उनको कुछ दलाली मिलती हो। दलाली समझती हो ना? वैसा पैसा जो तुम्हारे श्रम के लिए नहीं मिलता है, बल्कि तुम्हारे एक दूसरे से कांटेक्ट कराने के लिए मिलता हो। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से ये लोग चाहते थे कि नहीं, ये व्यवस्था कायम रहे, यानी कि हमारे यहाँ का तांबा दूसरे देश जाते रहे और हमारी देश की सरकार इसे न बेचे, जो कंपनी बेच रही है वही बेचे, ताकि हमारा मुनाफा
हमारी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, तुष्टीकरण समझती हो, किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए नियम कानून में बदलाव अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं? तुष्टीकरण। अभी तुष्टीकरण शब्द खूब हवा में रहता है जब जब चुनाव आता है। हमारे यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिमों को खुश करने के लिए सरकारें नया नया क्या कहते हैं, एजेंडा तय करती हैं। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम कब्रिस्तान का घेराबंदी करा देंगे, हम मुफ्त शिक्षा मुहैया कराएंगे, हम मुफ्त में हज भेजेंगे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति हो गई, किसी खास वर्ग को खुश करना। अभी जो आरक्षण है वो भी तुष्टीकरण ही है कि हम ईबीसी को इतना, ओबीसी को इतना, अल्पसंख्यक को इतना, अनुसूचित जाति जनजाति को इतना % देंगे। तो ये भी तुष्टीकरण का ही उदाहरण है। तो इन्होंने, ये जो वहाँ के अमीर वर्ग के लोग थे, जमींदार थे, चर्च वाले लोग थे, इन्होंने विरोध किया। उसके बाद उनके विरुद्ध यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध षड्यंत्र भी किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? फलतः 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। वहां की जो सेना थी वो चिली का जो एक प्रमुख बंदरगाह, समझती हो ना क्या है बंदरगाह? बंदरों का रहने वाला जगह। बंदरगाह होता है पोर्ट, यानी कि समुद्र में। जैसे स्टेशन क्या होता है? स्टेशन क्या है? वहाँ ट्रेनें आके रुकती हैं, वहाँ रुकने के लिए सारी सुविधाएं होती है, यात्री चढ़ उतर सकते हैं, सामान वहाँ रखा जा सकता है। ऐसे ही नदियों में आप कहीं चाहो वहीं पे नाव लगा दोगे या वहीं से आदमी उतर चढ़ जाएगा। तो नदियों में या समुद्रों में वो किनारा जहाँ पे यातायात के लिए सारी सुविधाएं बना दी गई हो कि यहाँ आके नाव लगेगी, यहाँ से ऐसे उतरेगा चढ़ेगा, वो जगह क्या कहलाता है? बंदरगाह। ठीक है, यानी कि जहाजों के रुकने का जगह, जहाँ पे जहाज यातायात के साधन, यातायात का साधन है, जहाँ यातायात के लिए उनका वैसा जगह जहाँ उनका पड़ाव, जैसे बस स्टैंड होता है वहाँ बसें रुकती हैं, उसके लिए हम लोग मैंने पूरा जो सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। स्टेशन पे ट्रेनों के रुकने के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। वैसे ही बंदरगाह पे हम लोग जहाज़ों को, पानी जहाज़ों को रुकने के लिए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है जहाँ पे जहाज रुक सकें, वहाँ से सामान लदा सके, वहाँ पे जो सामान आया है वो आसानी से उतारा जा सके। तो चिली का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह था, पहले बंदरगाह ही मायने रखता था, समझ रही हो ना? उस समय हवाई सुविधाएं तो थी नहीं, बहुत पहले। और जब तक हवाई सुविधाएं नहीं थी तो बड़े बड़े सामान दूसरे देश कैसे जाएंगे? जैसे तांबा है, भारी वस्तु है, जहाज पे तो जहाज पानी से ही जाते थे। तो वो एक जगह चाहिए ना जहाँ की जहाज आसानी से लग जाए, हम लोग आसानी से ले जाके सामान रख दे। पानी में ले जाके तो कोई लादेगा नहीं, तो उस तरह की व्यवस्था बनाना कि जहाज एकदम तट तक आ जाए और तट पे आने वाले व्यक्ति बिना भीगे बिना कुछ करे आराम से उस पर अपने सामानों को रख सके, वहाँ के सामान को उतार सके। तो उस बंदरगाह पे वहाँ की एक जो नौसेना थी उसका एक छोटा टुकड़ा उस पर कब्जा कर लेता है। देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। देश का रक्षा मंत्री गिरफ्तार हो गया। और गिरफ्तार कौन किया? जो उसके नीचे काम करता है, वहां की सेना ने। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। और सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी आप अपना पद छोड़ दीजिए, वैसे ही जैसे पाकिस्तान में आमतौर पर होता आया है, तख्ता पलट जिसको हम लोग बोलते हैं। राष्ट्रपति आयंदे ने इस्तीफा देने या शहर से, देश से बाहर चले जाने से इनकार कर दिया। वो कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे और ना ही इस्तीफा देंगे। सेना कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर देश के नाम अपना संदेश दिया, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। इससे पहले कि सेना कुछ और बड़ा कदम उठा पाती, इन्हें गिरफ्तार कर पाती या इनको नज़रबंद कर देती। नज़रबंद समझती हो? नज़र से गायब नहीं, नज़रबंद का मतलब है ये मेरा घर है, मुझको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे घर के चारों तरफ सैनिक लगा दिए जाएंगे, फोर्स लगा दिया जाएगा। अब मैं न इस घर से निकल सकता हूँ न और इस घर के अंदर कोई दूसरा आ सकता है। यानी कि मैं अपनी सुविधा में हूँ, लेकिन मुझे किसी से नहीं मिलने दिया जाएगा, न मैं मुझे कुछ स्वतंत्र रूप से करने दिया जाएगा। तो हम नजरबंद हो गए। तो
क्या वो बोले थे राष्ट्र के नाम संदेश में, जैसे हमारे मोदी जी का आता है ना राष्ट्र के नाम संदेश, या राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश, इनका जो राष्ट्र के नाम संदेश का एक नया तरीका मन की बात, वो भी राष्ट्र के नाम संदेश ही है कि हम कुछ कहना चाहते हैं, मेरे मन में है, आप सुनिए। तो राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने कहा, मेरे मुल्क के मेहनत कश मजदूरों, चिल्ली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिखा तो वही है कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद, चिलीवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। ये कहता है कि अगर हमको मार भी दिया जाता है, हमको अगर मेरी जान भी जाती है, चाहे मेरा अगर अपराध भी है कुछ, तो ये एक नैतिकता का सबक बन के चिली के इतिहास में दर्ज रहेगा। ठीक है। तो कह रहा है कि इस प्रकार 11 सितंबर 1973 को जनरल आगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति आयंदे की हत्या कर दी। देखो यही कर पाया है, वो तो जानता था, तो उसका राष्ट्र का संदेश डाल दिया था। उसको तो हम कहे नहीं कि उसको तो मालूम है कि आप उसको कायरता कहिए, महाअपराध कहिए, या उसको जो भी कहना है कह लीजिए, उसको अभी तक वो लोग पकड़ नहीं पाए थे। और सरकार बदलना जो चाहता है वो क्या करता है कि सत्ता का जो मुखिया है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर नेतृत्व तो बड़ी चीज होती है, समझती हो ना। ये देश ऐसा ही था, मोदी के पहले राष्ट्रपति थे, नेहरू के पहले, या बीच बीच में हमारे यहाँ नीतीश के पहले भी तो बिहार सरकार चल रही थी, लालू थे, जगन्नाथ मिश्र थे। लेकिन चीजें बदलती हैं केवल मुखिया के बदलने से। सिस्टम तो यही था, यहाँ पहले भी आईएएस थे, पहले भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सारी चीजें थी। लेकिन एक मुखिया अच्छा नहीं होने की वजह से चीजें नहीं बदल पाती हैं। तो आप मुखिया हैं, नेतृत्व करता है, तो नेतृत्वकर्ता का ही विजन होता है और उसी से बाकी लोग संकल्प और प्रेरणा लेकर काम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम लोग सिवान में देखे हैं एक दौर यही सिस्टम था। यहाँ सीके अनिल नाम का एक आईएएस ऑफिसर आए थे डीएम बन के, और उनका कार्यकाल 6 माह के आसपास का था, लेकिन सारी चीजें बदल गई थी। यही अपराधी, मतलब यही अपराधी कर रहे हैं, यही ऑफिसर्स, अधिकारी जो बिना घूस के एक कलम का अपना स्याही खर्च नहीं करते थे, उनको आप पैसा दो तो भी नहीं लेते थे। एक खौफ था कि अगर हम पकड़ा गए तो फिर हमारा सस्पेंशन तय है। तो एक व्यक्ति आया था और पूरे सिस्टम में बदलाव आ गया था। तो ये जो था, वहाँ की सरकार जो थी आयंदे की वजह से चल रही थी। तो आयंदे को मार दो, बाकी लोग तो बिखर ही जाएंगे। तो आयंदे को मार दिया गया। मारने के पहले उन्होंने राष्ट्र के नाम अपना संदेश दे दिया था, और वहां पे अगस्तो नाम का एक जर्नल था, वही इनके बाद वहां की सरकार के सहयोग से राष्ट्रपति बना। 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि इस तरह की चीज़ों को हम लोग तख्ता पलट ही कहते हैं। ये अपने यहाँ पाकिस्तान में खूब होता रहा है, वहाँ भी बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, दूसरी सरकार आई, कई बार हुआ है, वैसा 2-3 बार हुआ है, दिया होगा, नहीं तो हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे। तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल आगस्तो पिनोसे देश के राष्ट्रपति बन बैठे। पिनोसे की सरकार ने आयंदो के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। देख लो, अब ये लोकतंत्र खत्म करना चाहता है, ये तानाशाह है ना, ये राजा की तरह जीना चाहता है। तो जो लोग उनके समर्थक थे आयंदे के, उनकी हत्या करवाओ। वैसे लोग जो कि लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं उनकी हत्या करवा दो, उनका दमन, जैसे भी
दमन चक्र को उस स्तर तक चलाओ कि वो स्वतः ही वहां से विरोध बंद कर दे। अब कह रहा है कि कितने लोगों को लापता कर दिया गया, आयंदे की बेटी और परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया, कितने लोगों को लापता कर दिया गया, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं था। पिनोसे की सैनिक सरकार ने 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। पिनोसे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। जनमत संग्रह में पिनोसे की सत्ता को देश की जनता ने भारी बहुमत से ठुकरा दिया। इस प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दे दी। इस प्रकार चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। इसमें शब्द है जनमत संग्रह। क्या है? जनता का मत, जनता के मत का संग्रह कराना। कैसे होगा? सभी जनता को एक साथ सभी जनता का मत हम कैसे जान पाएंगे कौन क्या कहता है? हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठा दो, देख लेते हैं। संभव है? 1 करोड़ की भी अगर जनता है तो कैसे जान लोगी? 1 करोड़ लोग हाथ उठा लेंगे, तुम गिन लोगी? तो जनमत संग्रह कैसे होता है? व्हाट शुड बी द वे फॉर दिस एक्ट? अलग अलग वोटों में बटे जाते नहीं पागल, चुनाव उसी का नमूना है। चुनाव में हम क्या करते हैं? अपना मत देते हैं ना कि हम किनको चुनना चाहते हैं। देयर आर ए लॉट्स ऑफ ऑप्शन एज ए कैंडिडेट। जितने लोग खड़े होते हैं उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने हैं, और हमको आज़ादी है कि आप अपना उम्मीदवार चुन लीजिए। अपना मत मतलब वोट, जनमत यानी कि पीपुल का वोट कास्ट कर रहे हैं आप। तो जनता की जनमत कराने का सबसे अच्छा उपाय है कि चुनाव करा लीजिए। चुनाव में जिसको सरकार चुनती है यानी वही जनमत है। तो 17 साल तक ये पिनोसे जो था वहाँ तानाशाही किया, शासन किया, राष्ट्रपति के रूप में बैठा रहा। फिर धीरे धीरे विरोध हुआ होगा, वहाँ की जनता उसको लगा होगा कि अब हम शासन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो जनमत संग्रह कराया। तो जनमत संग्रह में भारी बहुमत से इनको नकार दिया गया। वी डोंट वांट टू सी यू ऑन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो वहाँ इनको हटाया गया जनता के द्वारा, और फिर वहाँ लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। तो 1970 से 1988, 18 साल का जो ड्यूरेशन रहा चिली के इतिहास में, ये हमको दिखाता है कि कैसे लोकतंत्र वहाँ मरा, लोकतंत्र वहाँ से हटा, और पुनः जनता की मांग या परिस्थितियाँ ऐसी बनी, लोगों के मांग के अनुसार लोगों का विद्रोह हुआ होगा, कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा, जिससे इनको लगा होगा कि हम अब सत्ता को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ इलेक्शंस हुए, जनमत संग्रह हुआ, और फिर वहाँ नई सरकार का गठन हुआ। तो इस प्रकार जो नई सरकार आई वो फिर लोकतांत्रिक सरकार थी, यानी कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, जनमत संग्रह की सरकार थी। तो लोकतंत्र वहाँ पुनः स्थापित हो गया।